हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर, है ना। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि वेक्टर एंड स्केलर क्या है। तो देखो हमारे पास क्या हम यहाँ लिखेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर एंड स्केलर। अब हम लोग क्या करते हैं समझना। अब हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो कि हमको वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को, सिंपल है, पूरे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जितना फिजिकल क्वांटिटी है कुछ को वेक्टर कहा गया और कुछ को स्केलर। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो ना ही वेक्टर होते हैं और ना ही स्केलर होते हैं, उसको अपन टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसकी संख्या कम है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, है ना। अब यहाँ हम लोग को मेनली जो डिस्कस करना है वह करना है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो स्टार्टिंग में फिजिक्स आया होगा और जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें हम लोग ये सोचेंगे कि वेक्टर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, यानी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, क्या ज़रूरत थी, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग वेक्टर का डिफिनीशन देखेंगे और फिर स्केलर का डिफिनीशन देखेंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं, सिंपल है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास मास है m1 इजकल टू 5 kg, कितना बोलो, m1 इजकल टू 5 kg। उसी तरह दूसरा मास है m2 इजकल टू 5 kg, है ना। तो टोटल, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल मास की बात करें तो सिंपल हम लोग ऐड कर देते हैं 10 kg। क्लियर है, अभी तक ये चीज़ें चल रही। यानी मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 को ऐड कर दिए। उसी तरह से अगर मान लो कोई पार्टिकल है वह 3 किलोमीटर मूव करता है और दूसरा भी पार्टिकल 3 किलोमीटर मूव करता है, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 6 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, तो 6 किलोमीटर हुआ। एक पार्टिकल है और वह 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और दूसरा पार्टिकल है वो भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यदि तुमसे पूछा जाए कि दोनों पार्टिकल मिलकर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए तो क्या कहोगे, 3 + 3 6 किलोमीटर। अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं कि एक इस तरह का कोई पार्टिकल, कोई स्टूडेंट है इस टाइप का, ये समझो, है ना। यहाँ हमने क्या किया कि इस पर जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और एक और 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, है ना। तो अभी हमारा जो ये कंसेप्ट चल रहा था दोनों को डायरेक्टली ऐड कर रहे थे अलजेब्रिकली। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इस पर पूछें कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना हुआ, तो क्या होगा, इस मेथड को यूज करते हुए हम लोग 40 न्यूटन लिखते हैं, ठीक है ना। कितना लिखा, 40 न्यूटन, 20 + 20, और एक इसका मूवमेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा होगा और टोटल फोर्स इस पर लगा 40 न्यूटन का। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी पार्टिकल को हम कहीं यहाँ रख के चेक करते हैं ना, समझना, यहाँ रख के चेक करते हैं ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ठीक है ना, यहाँ जो है हमने 20 न्यूटन तो इधर लगा लिया, बोलो, और 20 न्यूटन इधर लगा लिया। 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब हम लोग जब इस पर पूछे कि नेट फोर्स कितना आता है तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग 40 न्यूटन लिख दें। जैसे यहाँ 5 + 5 10, 3 + 3 6 और 20 + 20 40 न्यूटन। सिमिलरली हम लोग यहाँ 20 + 20 40 न्यूटन बताते हैं तो प्रैक्टिकली आंसर गलत, यानी इस पर 40 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर देखा गया नहीं, 40 न्यूटन नहीं लग रहा है। तो कितना लग रहा है इस पर, तो इस पर 20 न्यूटन इधर लगा, 20 न्यूटन इधर लगा, तो नेट फोर्स जो इस पर आ रहा था वह क्या आ रहा था, 0। ये इसका एग्जैक्ट आंसर था कि एफ नेट जो है इस पार्टिकल पर 0 आ रहा था। लेकिन इस मेथड से हम लोग चेक कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 40 न्यूटन आ रहा था। यानी क्लियर है, यहाँ से क्लियर हुआ कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको एडिशन करने के लिए हमको डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में आ गया और यहाँ एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हो गया। तो नेट फोर्स जैसे यहाँ 40 न्यूटन आ रहा था वैसे 40 न्यूटन यहाँ नहीं आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फोर्स के डायरेक्शन को चेंज किया है ना, अपोजिट कर दिया है। यानी यहाँ से क्लियर हुआ कि जितना फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बिल्कुल इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होगा जिसका एडिशन डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो वह फिजिकल क्वांटिटी जिसका एडिशन कहें, सब्ट्रैक्शन कहें, है ना, या फिर आगे चल कर हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसमें जो है यदि हम बात करें एडिशन की तो उसमें अगर डायरेक्शन की इफेक्ट उसमें समझ में आए वैसे क्वांटिटी को कहा गया वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और बाकी जो है जिसमें डायरेक्शन का यूज नहीं है उसको कहा गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, यानी क्लियर है। यहाँ से हमको ये पता चला कि क्वांटिटी डायरेक्शन पर, क्वांटिटी का एडिशन, फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, है ना। तब हमको पता चला कि नहीं, हमको वेक्टर और स्केलर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है। चलो हम लोग अब देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, समझना, यहाँ देखो तो सिंपल है, हम लोग बात करेंगे वेक्टर, है ना। वेक्टर, इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, है ना, and magnitude and direction and which can be added up according to ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होंगे। सिंपल है। तो हमने क्या देखा, समझो, यानी क्लियर है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो वह कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लें, है ना, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद क्या होता है भाई, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। इसके बाद क्या होता है बोलो, एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है ना, फोर्स, ठीक है, ये सब टॉर्क, ठीक है ना, एटीसी, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, है ना, सारे जो है वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो हमने क्या देखा कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और ट्रायंगल लॉ। तो अभी डायरेक्शन का मतलब तो हम लोग समझे, थोड़ा सा इसको और तरीके से हम लोग समझते हैं, बड़ा सिंपल है, आगे हम लोग और भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वह कहलाता है मैग्नीट्यूड। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, क्या होता है, केजी। मास को हम लोग केजी मापते हैं, यानी 1 केजी, ठीक है ना, हम लोग फर्स्ट यूनिट रखते हैं 1 केजी। यदि इसको हम लोग 10 केजी रखें तो यह 1 केजी के 10 टाइम्स है, यानी 1 केजी को 10 बार अपन मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह हो जाता है 10 केजी। यानी केजी कितना बार प्रेजेंट है, 10 टाइम्स प्रेजेंट है। तो यह इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल है कि हम लोग कहीं कुछ कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, आप कहीं 5 मीटर कपड़े ले रहे हो किसी शॉप पे जाके, तो वहाँ क्या है कि यहाँ जो लेंथ है ना, लेंथ को अपन क्या मानते हैं, मीटर में, है ना। तो अगर 5 मीटर आप कोई कपड़ा ले रहे हो या फिर कोई स्ट्रिंग ले रहे हो, कोई रस्सी ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 मीटर, यानी 1 मीटर जो इसका था, लेंथ क्या था, लेंथ को हम लोग माप रहे थे 1 मीटर, तो कितना टाइम प्रेजेंट है, 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कह सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे तो ये फील आ रहा होगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर मान लो रनिंग कर रहा है और वो कहता है कि हम मॉर्निंग में 3 किलोमीटर रन करके आए, तो 3 किलोमीटर क्या हुआ बताओ, वह मैग्नीट्यूड हुआ। या फिर ऐसे कहता है कि हमने 500 मीटर रनिंग करा है, तो उस केस में क्या हुआ, 500 मीटर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। क्लियर है। अब जैसे सिंपल है कि मान लो कि कोई आपसे पूछता है कि आपके घर से
किसी सिटी में मान लो आपका घर है, या फिर कोई आपके घर से पूछता है कि कोई स्पेसिफाइड प्लेस, जैसे कोई थिएटर आप ले लो कि आपके घर से थिएटर कितना डिस्टेंस पर है ना, तो आप कहते हो कि 3 किलोमीटर है। आप कहते हो कि हमारे घर से थिएटर कितना है, 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर की बात आपने कहा तो ये तो क्लियर नहीं हुआ ना कि 3 किलोमीटर ईस्ट है कि 3 किलोमीटर वेस्ट है, 3 किलोमीटर साउथ है, नॉर्थ है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, या फिर कोई आपसे पूछा कि यहाँ आपके घर पे आप खड़े हो, कोई पूछा यहाँ से थिएटर कितना दूर है, आप कहते हो 3 किलोमीटर दूर, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर और अच्छे से इन्फॉर्म करना उसे, आप कह सकते हो कि 3 किलोमीटर ईस्ट है, यानी हमारे घर से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, तो उसको आइडिया निकल जाएगा कि भाई यहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट जाना है। तो जो ईस्ट आपने कहा, जो 3 किलोमीटर कहा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट जो आपने कहा वो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। और थर्ड में हमारा जो है वो है ट्रायंगल लॉ, हमने बात किया ट्रायंगल लॉ। तो अब एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या है। अभी ये जानो, अभी क्या जानना है, समझना हमको, अभी ये जानना है कि वेक्टर के पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है मैग्नीट्यूड, है ना, दूसरा क्या है बताओ, डायरेक्शन, है ना, और थर्ड क्या है, थर्ड है ट्रायंगल लॉ, है ना। तो ये जो है, ये 3 चीजें यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास प्रेजेंट है तो वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है वो हमें ध्यान ही रखना पड़ता है, लेकिन आगे जैसे जैसे फिजिक्स आगे जाते जाएगा ना, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। वो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, फिजिक्स पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे वो पता चल जाएगा कि वो ध्यान ही हो जाता है कि ये वेक्टर है, स्केलर है ना। बाय द वे, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे, है ना। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग देखते जाएंगे, लेकिन अभी ये जानना है कि ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इनके पास क्या क्या रहा होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल। तो हम समझते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे स्केलर के बारे में, है ना। तो हम देखते हैं स्केलर के बारे में। तो हम यहाँ देखेंगे स्केलर, है ना, स्केलर। तो हम यहाँ लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only is called स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो वह क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वह कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे मास हो गया, मास फिजिकल क्वांटिटी है बट ये स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से लेंथ हो गया, है ना, उसी तरह से वॉल्यूम हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, उसी तरह से हमारे पास डेंसिटी हो गया, है ना, इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस हो गया, है ना, स्पीड हो गया, है ना, इसके बाद क्या है बताओ, स्पीड के बाद हम लोग कह सकते हैं वर्क हो गया, है ना, पावर हो गया, एनर्जी। ये सब जो है ना, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं, यानी इनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। एक फिजिकल क्वांटिटी आता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन फिर भी वह स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि वह ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। अभी जो हमने लिखा था कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और ट्रायंगल रूल को फॉलो करना चाहिए। बट लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होगा बट ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करेगा, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए वह स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। अब क्वेश्चन है कि ट्रायंगल रूल होता क्या है, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं बाय द वे। तो ये इसका डिफिनीशन है स्केलर का, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे समझना, बहुत सिंपल। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में अगर हम फर्स्ट पॉइंट में लिखें तो कोई वेक्टर होता है ए, है ना, कोई लेटर ले लो ए और इसको बोल्ड कर लो, है ना, और इस पर एरो दे दो,
तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। उसी तरह से हम लोग एक लेटर ले लिए बी और इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड करें और इस पर हम लोग एरो दें तो ये कहलाएगा वेक्टर बी। उसी तरह कोई और हम लोग ले सकते हैं वेक्टर सी, इस टाइप का। पहले कहा गया कि बोल्ड कैपिटल लेटर पर एरो हम लोग रखेंगे तो वेक्टर कहलाएगा। बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो है चाहो तो बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी वेक्टर ए वेक्टर बी ही होगा। फिर जो है आया कि नहीं, स्मॉल लेटर को भी आप ना वेक्टर बोल सकते हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है ना। तो इसको रीड करो आप, ये क्या कहलाएगा? वेक्टर ए, क्योंकि हमने एरो दिया, ये कहलाएगा वेक्टर ए, ये कहलाएगा वेक्टर बी, ये कहलाएगा वेक्टर सी, कहलाएगा वेक्टर डी, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे। जैसे ही मॉड लगाते हैं तो इसको हम लोग रीड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। क्या रीड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। उसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं, यार आप में देख लो कि अगर कोई वेक्टर बी है और आप इसको मॉड ले लेते हो तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसीलिए हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यानी मॉड में ले लेंगे। साथ ही साथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर, ये भी कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये भी क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। इसमें क्या है, देखो मॉड नहीं है बट एरो भी नहीं, तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जैसे इसका लिखना हो तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको भी रीड करना होगा तो कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बाय नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, हम लोग ग्राफिकली, थर्ड में हम लोग बात करते हैं ग्राफिकली की बात करते हैं कि ग्राफिकली हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ग्राफिकली देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि एक एरो ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये एरो है, एरो का ये जो पॉइंट है ना, इसको अपन बोलते हैं हेड। क्या बोलेंगे? हेड। तो ये हो गया हेड। और इस पॉइंट को बोलते हैं टेल। क्या बोलेंगे? टेल। तो ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ठीक है ना। हेड जो है यह डायरेक्शन को बताता है, यह क्या डिनोट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन हम यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे, दिखाई देगा, बहुत सिंपल है। हम लोग बात करेंगे इसको, हम लोग यहाँ जो बात करेंगे, ये जो हेड है इसको डायरेक्शन डिनोट करेगा, डायरेक्शन, है ना। हेड जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिनोट करता है। और अगर इसके बीच का जो लेंथ है, हेड और टेल के बीच का जो लेंथ है ना एरो का, वह डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यह मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, यानी हेड और टेल के बीच का जो लेंथ हुआ एरो का वह कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इसका हेड को डिनोट करेगा वह डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिनोट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी कि हम लोग वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे, और ग्राफिकली हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना, इसको बार नोट कर लो। क्लियर है? चलो हम लोग आगे की बात करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो अब हम लोग जो बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। अब देखो सिंपल है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं। पहला हमारे पास है, पहला हम लिखेंगे ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ it does not change, है ना। वेक्टर चेंज नहीं करेगा यदि हम इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दें। डिस्प्लेस का मतलब देखो, यहाँ कोई वेक्टर ले लिया ए, है ना, और उसी तरह से इसी वेक्टर को हम यहाँ ले लिए और ये कहलाएगा, इसका नाम रख लिया वेक्टर बी। उसी तरह से यहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं यहाँ इसको कर दिए, ठीक है ना, और ये कहलाएगा वेक्टर सी, ठीक है ना। या फिर तुम यहाँ भी कर सकते हो, ये कहलाएगा वेक्टर डी, है ना। इस तरह से देखो हमने क्या किया है, देखो वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख दिया। बट हमने कहा था कि पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल का मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो है ये सब, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मतलब यहाँ से इसको यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो जो यहाँ डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ है,
तो हमने क्या किया, जब यहाँ शिफ्ट किया तो इसका नाम रख दिया वेक्टर बी, ठीक है ना। उसी तरह से देखो यहाँ से वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, देखो डायरेक्शन इसका सेम है, तो इस केस में इसका नाम हमने रख दिया वेक्टर सी। उसी तरह से इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिए, और यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ वेक्टर का, और यहाँ इसका नाम रख दिया वेक्टर डी। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इजिकल टू वेक्टर बी इजिकल टू वेक्टर सी इजिकल टू वेक्टर डी। सभी वेक्टर सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमने सिर्फ इसके पोजीशन को डिस्प्लेस किया है, यहाँ से पैरेलल डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ है ना। तो इसको हम लोग वेक्टर में कोई चेंज नहीं मानेंगे, इस केस में सारे वेक्टर को सेम मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे सेकंड में देखो है ना, सेकंड में क्या होता है हम लोग यहाँ लिखेंगे, बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान इसको समझना है। हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स means smaller the angle between the vector when they are placed tail to tail by displacing either of two vectors, है ना, either of two vectors, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने कहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स स्मॉलर द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है ना, व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। तो हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं, या फिर एक वेक्टर के बीच एंगल ड्रॉ करके समझते हैं ना, कैसे ये चीज़ें जो मैंने लिखा उसको कैसे समझते हैं। चलो तो हम लोग यहाँ तक आप नोट कर लो, हम इन चीज़ों को समझेंगे, है ना। चलो तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया समझना, कि यहाँ एक जो है हमने वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, ये कुछ वेक्टर ए, इस टाइप का वेक्टर ए ले लिए, है ना, वेक्टर ए का डायरेक्शन हमको दिख रहा है, ये वेक्टर ए है। और उसी तरह से यहाँ कोई वेक्टर ले लिए बी, है ना, दो वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी ले लिए। अब हमें क्या करना होगा, हमने कहा क्या कहा समझो, हमने यहाँ डिफिनीशन में दिखाया है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स स्मॉलर द एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल, समझना, टेल टू टेल, है ना, टेल टू टेल, यानी हमको ऐसे डिस्प्लेस करना होगा कि टेल और टेल एक साथ आ जाए। यानी अगर हम इसी को देखें, समझना, इसी को हम लोग बात करें, और ये बहुत ही आसान है समझना है, कि अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें, वेक्टर बी को डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा आसान होगा समझने में। हमें ऐसा करना होगा कि हमने यहाँ वेक्टर ए को जैसे था वैसे ही रख दिया, वेक्टर ए है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन लगभग डायरेक्शन सेम है वेक्टर ए। अब उसी तरफ यहाँ जो है ना वेक्टर बी को डिस्प्लेस करना होगा। कैसे डिस्प्लेस करेंगे समझना, वेक्टर बी को डिस्प्लेस करना है, और ऐसे डिस्प्लेस करना है, ये देखो ऐसे हमने कर दिया, ये देखो वेक्टर बी हो गया, क्या हो गया, वेक्टर बी, ठीक है ना भाई, ये हो गया वेक्टर बी। यहाँ देखो वेक्टर बी को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ कर दिया, लेकिन ऐसे डिस्प्लेस किए हैं कि दोनों का टेल पॉइंट एक साथ आ जाए। ये टेल पॉइंट देख रहे हो ना, दोनों का टेल पॉइंट, तो ये एंगल बना हमारे पास थीटा। यानी हमें हमेशा जो एंगल देखना है वह दो वेक्टर के टेल के बीच देखना है, हेड और टेल के बीच नहीं देखना है। यहाँ देखो हेड और टेल के बीच एंगल है ना, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हेड और टेल के बीच कभी एंगल नहीं बनेगा, जब भी एंगल बनेगा हमेशा टेल और टेल के बीच बनेगा। तो यहाँ देखो हमने इसको डिस्प्लेस ऐसे किया है कि दोनों का टेल पॉइंट एक साथ आ गया, तो दो एंगल बन रहा है, एक एंगल है, और दूसरा एंगल देखो, दूसरा एंगल क्या बन रहा है समझना, दूसरा एंगल जो हमारे पास बनेगा वह कुछ इस तरह का एंगल बन रहा है ना, एक बड़ा एंगल बनेगा एक स्मॉलर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि यहाँ जो है देखो टेल टू टेल तो होना चाहिए, बट जो एंगल होना चाहिए वह स्मॉलर एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंगल होना चाहिए। यानी दोनों के बीच जो एंगल, यहाँ जो ग्रेटर एंगल और स्मॉलर एंगल बना, तो ये एंगल हमको लेना होगा जो स्मॉलर है, ये कहलाएगा, ये होता है करेक्ट एंगल। क्या होगा, करेक्ट एंगल, है ना, ये होगा करेक्ट एंगल। और ये जो है इनकरेक्ट एंगल है, ये वाली एंगल हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। हमेशा जो एंगल लेंगे वह स्मॉलर वाला लेंगे। क्लियर है।
तो ये होगा हमारा करेक्ट एंगल। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वह जो है, ऐसा किया कि हमने ये समझना है कि हमने ए को तो ऐसे ही रखा और बी को डिस्प्लेस कर दिया। अब दूसरे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, समझना कि हम लोग बी को ऐसे ही रखेंगे, बी को ऐसे ही रखेंगे, ए को डिस्प्लेस करेंगे, समझना। तो हम बी को ऐसे ही रख दिए, बी कुछ ऐसे ही है, देखो बी जो है ऐसे ही है जैसे था, ठीक है ना, ये बी ऐसे ही है, देख लो आप, डायरेक्शन सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा उससे घबराना नहीं है, सेम है, ये वेक्टर है बी, है ना। अब यहाँ देखो ये है, बट ए को हमको डिस्प्लेस करना है। ए को हम कैसे डिस्प्लेस करना है, यहाँ कर दिए, है ना, ए को हमने डिस्प्लेस करना है ऐसे, है ना। तो ये हो गया वेक्टर ए, क्या हो गया, वेक्टर ए। अब यहाँ देखो ये जो वेक्टर, थोड़ा सा हम लोग इसको एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाएंगे, समझना है, थोड़ा सा इसको इस टाइप का बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे है तो वैसे ही बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वेक्टर हो गया ए, ठीक है ना, ये वेक्टर हो गया है। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, समझना, इस वेक्टर ए को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। और ऐसे शिफ्ट किए, ये जो है हमने डिस्प्लेस कर दिया, कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, और दोनों का टेल पॉइंट सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट। अब जो एंगल बना थीटा, यह कहलाएगा, ये होगा करेक्ट एंगल, ये होगा करेक्ट एंगल। क्लियर है। अगर ये बड़ा वाला एंगल लेंगे, ये एंगल इनकरेक्ट होगा, ये नहीं लेना है, ठीक है ना, ये नहीं लेना, इनकरेक्ट एंगल। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा कि भाई एंगल हमको कैसे लेना है, कैसे वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेस करके दो वेक्टर का टेल पॉइंट एक साथ लेके आएंगे, और उसमें जो स्मॉलर एंगल है वह एंगल ऑफ वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई, देखो अब हम ऐसा करेंगे कि हम कुछ इस तरह का वेक्टर ले लिए, है ना, इस तरह कुछ वेक्टर ले लिए, ये है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ऐसे हम लोग वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे जिससे कि दोनों का टेल पॉइंट एक साथ आ जाए। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे करते हैं, देखो यहाँ हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए को, ठीक है ना, वेक्टर ए को डिस्प्लेस करते हैं ना, वेक्टर ए को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, वेक्टर ए को डिस्प्लेस कर लो आप, ठीक है ना, यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, वेक्टर ए हो गया। उसी तरह बी को डिस्प्लेस करो, तो बी को हमने डिस्प्लेस कर दिया, देखो ये हो गया वेक्टर बी, है ना, ये हो गया वेक्टर बी। डायरेक्शन दोनों का चेंज नहीं हुआ, जो डायरेक्शन इसका था वही डायरेक्शन इसका है। अब जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा यह कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर, क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो होगा एंगल मतलब करेक्ट एंगल, कह सकते हैं करेक्ट एंगल, है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। ये जो हमारे पास आया ये एंगल आ जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, ये जो है ना, ये जो हो जाएगा एक करेक्ट एंगल आएगा, है ना, करेक्ट एंगल। क्लियर है। तो भाई देखो सिंपल है, हमने ऐसे डिस्प्लेस करना है जिससे कि दोनों वेक्टर का टेल पॉइंट एक साथ आ जाता है, और फिर जो हाँ एंगल स्मॉलर एंगल बनता है वही कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, हम समझते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं ना। चलो तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ क्या है, अगला देखते हैं कि एक जो है, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। हमें दो फोर्स ले लिया, एक फोर्स है 5 न्यूटन का और एक दूसरा फोर्स ले लिया हमने, है ना, एक दूसरा फोर्स हमने ले लिया, ये बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के, है ना, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है ना, ये देखो ये वाला है ना, ये वाला। तो ये जो है हमने ले लिया, ये भी 5 न्यूटन का है ना, और ये एंगल है 60 डिग्री, हमेशा मान लेते हैं एंगल कितना देगा 60 डिग्री। ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। तो हमें बताना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेज। हम लिखेंगे यहाँ F1 मान लें, है ना, और इसको F2 मान लें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेज, है ना, बिटवीन द फोर्सेज। तो इस केस में हमको एंगल निकालना है। हमें क्या करना होगा बताओ, सोचो इस पर कैसे बनेगा। हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे डिस्प्लेस करना होगा वेक्टर को जिससे कि, बोलो कैसे डिस्प्लेस करेंगे, जिससे कि दोनों का टेल पॉइंट एक साथ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम इसको करते हैं यहाँ, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको कर भी लिए होंगे। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करते हैं, आप एक बार मिला लो कैसे चीज़ें आपने किया है ना। देखो
यहाँ क्या है, हम ये जो एंगल है यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं और ये बहुत ही सिंपल, हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं बट यहाँ कर रहे हैं समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है हमने क्या करना कि यहाँ जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है बताओ, ये है 5 न्यूटन, है ना। और इस फोर्स को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो है हम इसको कुछ इस तरीके से कर दिए, ये जो है 5 न्यूटन हो गया। हमने जो फर्स्ट F1 को ऐसे ही रखा बट F2 को डिस्प्लेस कर दिया, इस फिगर से मिला, देखो F1 जैसे है वैसे ही है बट F2 जो है वह हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम लोग कुछ इस तरह देखें तो ए एंगल हमें पता था क्या, ए एंगल था 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ क्वेश्चन में ए एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ देखो, यहाँ हम ऐसा करते हैं कि ये टोटल एंगल हमें पता है, टोटल एंगल कितना है बताओ, ये टोटल एंगल है 180 डिग्री, कितना है भाई 180 डिग्री। तो ये टोटल एंगल पता है, इसमें से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू आएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो भाई हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्प्लेस किया तो देखो इस वेक्टर का F1 का टेल पॉइंट और F2 का टेल पॉइंट सेम आ गया, एक ही पॉइंट पर आ गया। तो ये एंगल हमें निकालना था, ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल हमें पता है 180 डिग्री होगा, तो टोटल में से इसको माइनस कर दें तो ये एंगल निकल जाएगा, यानी 180 माइनस 60 तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, यानी क्लियर है कि F1 और F2 के बीच जो एंगल आएगा 120 डिग्री आएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक हमें उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लो, ठीक है ना, यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो, सिंपल एक चीज़ हम यहाँ नोट करेंगे, ठीक है ना, नोट में लिखेंगे समझना, ठीक है ना, नोट में क्या लिखते हैं उसको समझो। क्लियर है कि अगर हमारे पास नोट फर्स्ट में बात करते हैं, हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा और इस लाइन को बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन, इसको क्या बोलेंगे बोलो, हॉरिजेंटल लाइन, है ना, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। और ये लाइन जो कहलाता है क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन, क्या कहलाएगा, वर्टिकल लाइन। क्लियर है। इधर जो होता है ईस्ट होता है, क्या होगा, ईस्ट, ईस्ट को अपन ई से डिनोट करते हैं, बोलो। और इधर क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट को अपन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इधर क्या होगा बोलो, नॉर्थ, नॉर्थ को किसे डिनोट करेंगे, एन से। इधर क्या आ जाएगा बोलो, इधर आएगा साउथ, साउथ को किसे डिनोट करेंगे, एस से। क्लियर है। तो हमारा आया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये हमें सीक्वेंस याद रखना होगा, है ना। तो इधर हॉरिजेंटल लाइन, इधर वर्टिकल लाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो बहुत ही सिंपल है, नेक्स्ट नोट में हम लोग लिखेंगे कि अगर इस तरह का हमारे पास कुछ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यहाँ जो है ईस्ट, क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है साउथ, है ना। और हमको इधर वेक्टर ले लेते हैं a इजिकल टू 2 मीटर, क्या लिया, a इजिकल टू 2 मीटर। क्लियर है। अब उसी तरह से समझो, यहाँ हमने ले लिया वेक्टर b, b इजिकल टू कितना 4 मीटर, एंगल हमने लिया 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे, यहाँ कोई वेक्टर ले लिया, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कोई वेक्टर ले लिया, वेक्टर c, c इजिकल टू हमने लिया 5 मीटर और ये एंगल ले लिया 30 डिग्री। क्लियर है। अब हमें लिखना है कि हम ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे राइट करेंगे। यहाँ देखो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इजिकल टू 2 मीटर, 2 मीटर ड्यू ईस्ट, क्या लिखेंगे ड्यू ईस्ट, ठीक है ना, 2 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है ना, ड्यू ईस्ट। क्लियर है। यानी ईस्ट के तरफ कितना है 2 मीटर है, ईस्ट के तरफ वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है वेक्टर का 2 मीटर। अब उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी, बी इजिकल टू लिखेंगे 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री, इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझना इसको, है ना। हम इसको बता रहे हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल होना चाहिए
60 डिग्री। इसको कैसे याद रखना है समझो, हम लोग क्या करेंगे कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वेक्टर बी, किसके साथ एंगल बना रहा है, ईस्ट के साथ, तो हमेशा उसको लास्ट में रखना है। इतना तो क्लियर है कि नॉर्थ ईस्ट के प्लेन में होगा। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ होता है कि नॉर्थ ईस्ट लिखें कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखें। अगर आप लिख दोगे कंफ्यूजन से गलत तो डायरेक्शन गलत हो जाएगा। जैसे आपने लिखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो सही कौन सा होगा, लिखने का सही तरीका क्या है, नहीं भूलने का तरीका क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस प्लेन में है पहले देख लो कि नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो नॉर्थ ईस्ट वाला में हमको देखना है। अब ये देखना है कि एंगल किसके साथ बन रहा होगा, तो एंगल बन रहा है ईस्ट के साथ, तो हमेशा ईस्ट को लास्ट में रखते हैं, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी में। वेक्टर सी क्या लिखना होगा भाई बताओ। वेक्टर सी इजकल टू 5 मीटर, कितना लिखेंगे 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ बोलो 5 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, बोलो इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ देखो, यहाँ किसके साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है साउथ के साथ, तो क्या लिखेंगे बोलो, वहां हमने लिखा है क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको लास्ट में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ। क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ बना रहा है तो लास्ट में ईस्ट लिखा है, साउथ के साथ बना तो लास्ट में हमने साउथ रखा है, वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है ना। एक थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बड़ा सिंपल है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड में, है ना। थर्ड वाले में देखो बहुत सिंपल है। थर्ड में यदि एक चीज हमको समझाना है वो समझ लो। ये थर्ड में क्या है कि हमने क्या किया कि यहाँ लिख लिया ईस्ट, और इधर ले लिया वेस्ट, इधर ले लिया नॉर्थ, इधर ले लिया साउथ। बोलो क्लियर है यहाँ तक? साउथ ले लिया। अब क्या है समझना कि यहाँ एक वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर बी, और एंगल कितना लिया 45 डिग्री। कितना ले लिया, बी इजकल टू 45 डिग्री, और ए कुछ दिया है मान लो 3 मीटर। कितना, 3 मीटर। उसी तरह इधर कोई वेक्टर ए इजकल टू ले ले 2 मीटर। क्लियर है, ए इजकल टू 2 मीटर। अब समझो बहुत सिंपल है, यहाँ यदि हमको लिखना हो तो लिखेंगे वेक्टर ए इजकल टू 2 मीटर ड्यू किधर, वेस्ट की तरफ है, तो हम लिखेंगे ड्यू वेस्ट। क्या लिखा, ड्यू वेस्ट। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग बात करेंगे बी में। बी में देखो बहुत सिंपल है, बी में हमने लिखा 3 मीटर। क्या लिखा, 3 मीटर, ठीक है ना, 3 मीटर, और लिख सकते हैं डायरेक्ट नॉर्थ ऑफ, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंगल हमने नहीं दिखाया, एंगल नहीं दिखाया तो क्लियर है कि ये कितना एंगल बना रहा होगा, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी एंगल 45 हो रहा है, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच एंगल कितना है, टोटल 90 डिग्री है। तो अगर हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख रहे हैं, एंगल डिनोट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है कि दोनों के बीच में है, यानी एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है 45-45। क्लियर है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ, जैसे हमने पहले लिखा था 3 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ, समझना 3 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, जिसके साथ एंगल बना रहा है ना, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे भाई, 3 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ, है ना, 45 डिग्री, है ना, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो क्या ये सही है? यहाँ तो आपने लिखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ उल्टा कर दिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर दिए, तो क्या ये सही है? हाँ भाई ये सही है। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ भी 45 डिग्री है, तो यहाँ भी देखोगे तो एंगल कितना है बताओ, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री है तो आप कैसे कंसीडर कर रहे हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ के साथ एंगल 45। तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल कितना हो बताओ, इसको हम लोग हटा लें, ठीक है ना, एंगल कितना हो बताओ, एंगल जब हो 45 डिग्री, बताओ कितना एंगल हो, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 डिग्री में एंगल हम ना भी लिखें
तो बात बन जाएगी, हमें लिखना होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि क्या सर हम लोग ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एंगल 45 है। जैसे यहाँ लिखा है ना, देखो 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कोई कहता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। लेकिन एंगल यदि डिफरेंट रहेगा तो पहला मेथड हमने जो यहाँ बताया है, देखो यहाँ जो हमने बताया है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी जिसके साथ एंगल बना रहा है उसी के साथ हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा, इसका ध्यान देना है ना। तो हम समझते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट में वो है टाइप ऑफ वेक्टर। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, कि टाइप ऑफ वेक्टर कितने टाइप के वेक्टर्स होंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में टाइप ऑफ वेक्टर। पहला लिखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, है ना, टाइप ऑफ वेक्टर्स, है ना, बहुत सिंपल है। देखो टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, पहला है फर्स्ट में जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं ना, नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग, इसको थोड़ा सा से लिखेंगे, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री, ठीक है ना, डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, है ना, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो ये क्या होता है समझो। अभी हमने बताया है कि वेक्टर वह क्वांटिटी है, क्या बताएं, वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। बट यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ तो वेक्टर जीरो हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तब भी ये जीरो वेक्टर में इसको कहा गया। जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखा अपन ने, डिस्प्लेसमेंट, बताओ, और क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी, क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी। अब बताओ हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ सर है, क्लियर है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने बताया है इससे पहले वेक्टर के डिफिनीशन में, क्लियर है। अब यहाँ देखो, अगर हम कहें कि कोई ये पार्टिकल है, क्या है, कोई पार्टिकल है, बोलो कोई पार्टिकल है और यह रेस्ट में है, क्या कहेंगे, रेस्ट में है। बताओ यह पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मोटा मोटी तौर पर ये समझना है कि रेस्ट में है यानी मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल रुका हुआ है। तो जब रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी 9th में पढ़े होगे आप लोग, इसका वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी क्या होगा इसका, जीरो, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है। तो यहाँ जो इसका वेलोसिटी जीरो है यही तो कहलाएगा जीरो वेक्टर। वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी ये जो जीरो आया, मैग्नीट्यूड क्या यहाँ इसका सो रहा है वेलोसिटी का, जीरो। तो ये जो जीरो है ये भी तो एक वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई वेक्टर ए ले लिया, बोलो, और प्लस, और कोई वेक्टर माइनस ए ले लिया, है ना। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस जीरो, यानी ये जो वेक्टर बना ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड से में कैंसिल आउट हुआ, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हुआ। उस केस में ये जो वेक्टर बना यह क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। अब आगे हम लोग और भी बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ में आ रहा होगा कि दोनों को ऐड करेंगे जीरो आएगा तो जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, समझना कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी, आगे हम लोग बात करेंगे क्रॉस क्या होता है, जो वेक्टर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे कि ए क्रॉस बी की हम बात क्या कर रहे हैं। यदि ए क्रॉस बी इजिकल टू जीरो आ जाए, हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर, ये भी वेक्टर होगा और कहलाएगा जीरो वेक्टर। यानी ऐसा हो सकता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो जीरो वेक्टर होगा, बात समझ में आ रही होगी। तो ये कहलाता है जीरो वेक्टर, इसलिए हमने लिखा कि ये जो है वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसका, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको फिर समझते हैं। जैसे ए क्रॉस बी का हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, अगर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है।
तो इस केस में जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, ए क्रॉस बी हमने लिया, जीरो आ गया और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, तो इस केस में इसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग डिटेल में और समझेंगे ये चीज़ें जो है ना, जैसे हम लोग आगे वेक्टर में जाते जाएंगे तो हम लोग वहाँ देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो और डिटेल अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ध्यान रखना है कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो जीरो वेक्टर होगा, ये हम समझ गए कि जीरो वेक्टर क्या होता है। बाय द वे हम लोग नेक्स्ट में जो बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लो, नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, और वो है प्रॉपर वेक्टर। क्या है, प्रॉपर वेक्टर, बोलो प्रॉपर वेक्टर, ठीक है ना। प्रॉपर वेक्टर में क्या है समझो, तो वेक्टर हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, है ना, हैविंग नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर वेक्टर होगा। वो सभी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा सभी वेक्टर क्या कहलाएगा, प्रॉपर वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो है कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर। The vector having lies on same line, a vector having two or more vector ऐसे कर सकते हैं, lies on same line, two vector lies on same line ऐसे लिख लें, two vector lies on ठीक है ना, two vector lies on same line, है ना, same line is called है ना कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर। अब समझना, ठीक है ना, क्या बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर है ऐसे, है ना, ये लाइन ले लिया, इस लाइन पर एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये हो गया वेक्टर ए, क्या हो गया, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हो गया बी, है ना, ये दोनों सेम लाइन पर है। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है बताओ, 0 डिग्री। ये दोनों क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना है। अगर हम एक और लाइन लें इस तरह से, है ना, और ऐसे हम 2-3 लाइन ले लेते हैं और इस पर समझते हैं इस तरह का, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ जो वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों का सेम लाइन है, सेम ही लाइन है, वेक्टर ए सेम लाइन पर है, उसी लाइन पर वेक्टर बी है, तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और एक कोलिनियर वेक्टर होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। और उसी तरह तो सेम डायरेक्शन वेक्टर रहता है तो एंगल 0 होगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर ए इधर आ रहा हो और वेक्टर बी इधर आ रहा हो, तो ठीक है, ये इधर आ रहा है, ये कुछ अपोजिट जा रहा है, लेकिन है तो सेम ही लाइन पर, तो उस केस में भी कोलिनियर होगा, पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में, 180 डिग्री। क्लियर है, इस केस में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर इधर से जा रहा हो और एक वेक्टर इधर से आ रहा हो ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दोनों सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है। ये अलग बात है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, बट है तो सेम लाइन पर। इस केस में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा और ये भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो वह वेक्टर जो सेम लाइन पर प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आई, हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आई होगी। तो देखो क्लियर है, यहाँ हम लोग अभी और भी टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं, वो आगे हम लोग भी करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।